जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं रवि प्रताप सिंह आया हूँ एक बार फिर आपके सामने संसार के भूगोल की क्लास लेकर। और मेरे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा भूमिगत जल है, अंडर वाटर जो है मेरे दोस्तों, अंडरग्राउंड वाटर जो है, उसके द्वारा जो निर्मित संरचना है उनको जानने वाले हैं मेरे दोस्तों। इससे पहले मेरे दोस्तों हम जो क्लास ली है वो ली है नदी द्वारा निर्मित संरचनाओं, ठीक है, जो नदी द्वारा निर्मित संरचनाएं हैं उनकी क्लास ली है मेरे दोस्तों। अब देखिए मेरे दोस्तों, इस क्लास को पढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, हम वो डाल हैं जो झुकते नहीं, हम वो डाल हैं जो झुकते नहीं, हम वो पात हैं जो कभी गिरते नहीं, हम वो डाल हैं जो कभी झुकती नहीं, हम वो पात हैं जो कभी गिरते नहीं, भले ही आंधी आ जाए भले ही तूफान आ जाए, हम वो चट्टान हैं जो कभी बिखरते नहीं। तो मेरे दोस्तों, बिखरना नहीं है आपको एक बार फिर मेहनत करनी है बहुत अच्छे से और नौकरी आपको जरूर मिलेगी। आइए मेरे साथ पढ़िए मेरे दोस्तों भूगोल, संसार का भूगोल। और आज हम पढ़ने वाले हैं भूमिगत जल द्वारा निर्मित संरचनाएं या स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाई अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाई अंडरग्राउंड वाटर। अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, अंडरग्राउंड वाटर होता क्या है, देखिए मेरे दोस्तों, मैं आपको ये समझा दूं। मान लीजिए धरातल है, ठीक है। होता क्या है, जब बरसात होती है मेरे दोस्तों तो पानी जो है धरातल से नीचे जाता है और कुछ ऐसी जगह होती हैं मेरे दोस्तों जहां पर संधियां होती हैं या रंध्र छिद्र होते हैं, उनके जरिए चला जाता है, ठीक है। चट्टानों के बीच जगह होती है, ठीक है मेरे दोस्तों, तो वहां पर पानी भर जाता है। तो इस प्रकार ये अंडर वाटर कहलाता है मेरे दोस्तों, ठीक है। और जिसको हम पीने के योग्य पानी कहते हैं मेरे दोस्तों, और इसी को हम पंपों के द्वारा, जल पंप द्वारा, नलों के द्वारा बाहर निकालते हैं, ठीक है। इसी को हम भूमिगत जल भी बोलते हैं, अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं, ठीक है। कहाँ मिलेगा मेरे दोस्तों, जो रंध्र होते हैं उनके जरिए जाता है, या फिर मेरे दोस्तों संधियां होती है चट्टानों के बीच, उनके बीच भरा रहता है मेरे दोस्तों, या चट्टानों के बीच गैप होता है दो, उनके बीच भरा रहता है मेरे दोस्तों। तो इस तरीके से हम इसको भूमिगत जल या अंडर वाटर बोलते हैं, ठीक है। और मेरे दोस्तों, इसका अत्यधिक दोहन के कारण बहुत स्थिति गंभीर हो चुकी है हमारे देश में। बहुत सी जगह मेरे दोस्तों अंडर वाटर लगभग, भूमिगत जल लगभग खत्म होने की ओर है। तो इसलिए पानी को वेस्ट ना कीजिए मेरे दोस्तों, भविष्य को ध्यान रखते हुए पानी की बचत कीजिए मेरे दोस्तों। तो आइए अब हम पढ़ते हैं मेरे दोस्तों भूमिगत जल का प्रभाव। देखिए, भूमिगत जल जो है, जो संरचनाएं बनाता है, उसकी कुछ शर्तें हैं। ऐसा नहीं कि कहीं भी वो संरचनाएं बना लेगा। उसकी क्या शर्तें हैं देख लीजिए। देखिए, चूना पत्थर या डोलोमाइट की चट्टानें हों अगर वहां पर तो स्ट्रक्चर बनेगी, क्योंकि चूना पत्थर या डोलोमाइट, इन दोनों की जो चट्टानें हैं मेरे दोस्तों, चूना पत्थर और डोलोमाइट, ये आसानी से घुल जाती हैं और अनेक प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाती हैं अंडर वाटर की वजह से। क्योंकि जैसे जैसे मेरे दोस्तों वाटर अंदर रिश्ता चला जाएगा, अंदर जाएगा तो कटान करेगा मेरे दोस्तों, तो चूना पत्थर या डोलोमाइट की चट्टानों को घोल देगा तो स्ट्रक्चर बनेगी। और अगली बात मेरे दोस्तों, पर्याप्त स्थलाकृति। देखिए, पर्याप्त स्थलाकृतिक उच्चावच। उच्चावच क्या होते हैं, देखिए कहीं पर पर्वत है मेरे दोस्तों, कहीं पर जो है खाइयां हैं, कहीं पर उठी हुई चट्टानें हैं, तो कहीं पर छोटे छोटे पोखर हैं। ऊंचा नीचा जो है उच्चावच कहलाता है, ऊंचा नीचा, ठीक है। और समुद्रों में या फिर कई अनेक स्थानों पर आपने गर्त भी सुने होंगे। तो ये अगर होते हैं धरती पर तो समझ लीजिए भूपटल पर, तो वहां पर क्या है, बहुत ज्यादा संभावनाएं होती हैं जो कि भूमिगत जल द्वारा अनेक संरचनाएं बनाई जाती हैं। ऐसे स्थानों पर भूमिगत जल द्वारा अनेक संरचनाएं बनाई जाती हैं। अब बात करते हैं पर्याप्त वर्षा क्षेत्र। देखिए, जहां पर मेरे दोस्तों वर्षा अधिक होगी, ठीक है, वर्षा काफी होगी, वहां पर भूमिगत जल जरूर रिसेगा जमीन के जरिए, या फिर जहां पर भी बहेगा धरातल पर तो अनेक प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि जहां पर बरसात ना हो और फिर वहां पर स्ट्रक्चर कैसे बनेंगी, जब पानी बहेगा ही नहीं, ना जमीन के अंदर जाएगा मेरे दोस्तों, ना चट्टानों के बीच जाएगा, तो फिर वहां पर ना चट्टानें घुलेंगी मेरे दोस्तों, ना कोई संरचना बनेगी। अगर हम घुलनशील चट्टानों में संधियों का विकास मेरे दोस्तों, ऐसा होता है। देखिए, दो चट्टान है, मान लीजिए ये एक चट्टान ये है और एक चट्टान ये है, ठीक है। अब ये घुलनशील चट्टान है, घुल सकती हैं आसानी से। अब इनके बीच क्या संधि है, तो देखिए संधि में क्या होता है, थोड़ा बहुत जरूर क्या होता है मेरे दोस्तों, इनके बीच गैप रह जाता है या रिक्त स्थान रह जाता है। तो जब पानी मेरे दोस्तों यहाँ बरसता है या आता है, किसी भी जरिए से पानी आ जाए, ठीक है, फिर इसके जो संधि है इनके बीच भर जाएगा
और क्या होगा मेरे दोस्तों, ये घुलनशील चट्टानें हैं तो धीरे धीरे पानी में घुलना शुरू हो जाएंगी और इनके बीच की जो है दूरी बढ़ती चली जाएगी इस तरीके से, और अनेक प्रकार की संरचनाओं का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों अगली बात, हम बात करें मेरे दोस्तों कि कितने प्रकार की संरचनाएं, कौन कौन सी संरचनाएं अंडर वाटर, ठीक है, या फिर मेरे दोस्तों अंडरग्राउंड वाटर द्वारा बनाई जाती हैं। देखिए मेरे दोस्तों संरचनाओं की बात करें तो पहला लेपीज है, ठीक है, देख लीजिए पहला लेपीज है, दूसरा घोलरंध्र या सिंखोल्स है दूसरी संरचना, तीसरी संरचना मेरे दोस्तों कंदरा है, ठीक है, कैवर्न्स है, और चौथी संरचना मेरे दोस्तों अंधी घाटी है, ब्लाइंड वैली है, और पांचवी टेरारोसा और छठी होम्स, ठीक है, पांचवी टेरारोसा और छठी क्या है, हम्स है। तो इनको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी फिलहाल हम ये पढ़ रहे हैं इसी वीडियो में, अभी आगे पढ़ेंगे इसके बाद मेरे दोस्तों टेरारोसा और हम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आइए जान लेते हैं एक एक संरचना लेपीज क्या होती है। देखिए अगर मेरे दोस्तों ऊपरी सतह उबड़ खाबड़ और पतली शिखरिकाओं वाली, ऐसा होता है, देखिए मान लीजिए कहीं पर चूना पत्थर की चट्टानें या डोलोमाइट की हैं या कोई भी घुलनशील चट्टानें हैं, होता क्या है, मान लीजिए ये एक चट्टान है, ठीक है मेरे दोस्तों, अब पानी जब इस पर बरसा या किसी जरिए से पानी आया, वाटर आया, फिर इसने क्या किया, घोलना शुरू कर दिया चट्टानों को, और घोलना शुरू कर दिया तो अनेक प्रकार की स्ट्रक्चर इस तरीके से बनना शुरू हो जाएंगी। ये चट्टानें घुल गई मेरे दोस्तों, और घुल गई तो फिर ये इस प्रकार की चट्टानें, ठीक है, घुलने के बाद इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाती हैं, ठीक है, अनेक प्रकार के शिखर शिखरिकाएं बन जाती हैं, ऊंचे नीचे शिखर, पतली पतले शिखर बन जाते हैं मेरे दोस्तों। और इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर बनी मेरे दोस्तों आप देख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर बनी चट्टानों की कटान के बाद, ठीक है, घुलने के बाद, तो इन चट्टानों को हम, इन संरचनाओं को हम मेरे दोस्तों लेपीज बोलते हैं। ठीक है, ये उबड़ खाबड़ होती हैं और कब बनती हैं, जब पानी किसी भी सोर्स से आए, नदी के द्वारा आए मेरे दोस्तों, या फिर समुद्र का पानी आए, या फिर मेरे दोस्तों बरसात का पानी आए, आने के बाद जब मेरे दोस्तों बरसेगा और जब ये चट्टानों का घुलन कर देगा, घोल देगा चट्टानों को, तो मेरे दोस्तों इस तरीके से जैसे जैसे पानी जहाँ भी गिरेगा वहाँ घुल जाएगी चट्टान, और वही चीज़ पानी नीचे को घोलना शुरू कर देता है चट्टान को, और ये स्ट्रक्चर बन जाती हैं। ठीक है, और जब ये स्ट्रक्चर बन जाती हैं जो ऊंची नीची होती हैं, ठीक है, और कैसी होती है मेरे दोस्तों, उबड़ खाबड़ होती हैं, और शिखरिकाओं, पतली शिखरिकाएं, मतलब शिखर जैसी रचना होती हैं, इनको हम शिखरिकाएं बोलते हैं, पतली पतली, ठीक है, और इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, लेपीज बोल देते हैं। अब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, अगला है घोलरंध्र या सिंकहोल्स। देखिए मेरे दोस्तों घोलरंध्र या सिंकहोल्स, देखिए फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मेरे दोस्तों घोलरंध्र या सिंकहोल्स, घोलरंध्र क्या होते हैं, आइए इनको जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चर है मेरे दोस्तों, कोई चट्टान है, ठीक है, ये समझ लीजिए जैसे ये चट्टान है मेरे दोस्तों, अब जब इस पर पानी बरसेगा मेरे दोस्तों, पानी आए किसी भी माध्यम से आ सकता है, पानी आने के बाद फिर क्या होता है कि इस तरीके से अनेक संरचनाएं बन जाती हैं मेरे दोस्तों, ठीक है, एक लूप टाइप, ठीक है, ये घुल गई चट्टान, और घुलने के बाद पानी नीचे भर गया इस तरीके की स्ट्रक्चर में, ठीक है, आप देख रहे होंगे इस तरीके की स्ट्रक्चर में, और इन को हम क्या बोलते हैं, इन संरचनाओं को हम बोलते हैं मेरे दोस्तों घोलरंध्र, ठीक है, सिंकहोल्स, क्योंकि ये जो घुलने के बाद बने हैं मेरे दोस्तों, जो कि क्या है, रंध्र हैं, ठीक है, जो घुलने के बाद बने हैं तो इन्हें घोलरंध्र बोलेंगे। ठीक है, देखिए जैसे जैसे ये चट्टान घुली और घुलती गई, पानी इस तरीके से चट्टान घुल गई और इस तरीके से पानी इन लूपों में भर गया, ठीक है, इन रंध्रों में भर गया, और इस तरीके से हम इनको घोलरंध्र कहते हैं। अब इन चीजों को समझ लीजिए, इनमें पानी भरा हुआ है मेरे दोस्तों, ठीक है, ये अंडर वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर है, जिसको पीने के काम में लिया जा सकता है। अब अगर हम बात करें, देखिए गहरे घोलरंध्र को क्या कहते हैं, विलयन रंध्र कहते हैं। आइए समझ लीजिए, ये तो घोलरंध्र हो गए, अगर ये गहरे हैं तो इनको क्या कहेंगे, विलयन रंध्र। ठीक है, समझ लीजिए घोलरंध्र सिंपल, ठीक है, अगर गहरे हैं तो उनको क्या कहेंगे, विलयन रंध्र कहेंगे। और विस्तृत आकार के घोलरंध्र, ठीक है, बहुत बड़े घोलरंध्र हैं, ठीक है, तो उनको क्या कहेंगे, डोलाइन कहेंगे।
और कई डोलाइन से मिलकर युवाला बनता है, ठीक है। और कई डोलाइन से बनकर युवाला बनता है। देखिए घोल रंध्र से क्या बनेगा, घोल रंध्र से अगर घोल रंध्र ज्यादा गहरा है तो मेरे दोस्तों उसको कहेंगे विलयन रंध्र, और अगर बहुत बड़े आकार का घोल रंध्र है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डोलाइन कहेंगे। और अगर कई सारे डोलाइन हैं मेरे दोस्तों तो उनको मिलाकर क्या कह देते हैं, युवाला कहते हैं। मान लीजिए यही सब डोलाइन हो जाएं बड़े बड़े बहुत, ठीक है, तो इनके समूह को, इस समूह को पूरे को क्या कह देंगे हम, इस समूह को पूरे को हम युवाला कह देंगे। क्या कह देंगे मेरे दोस्तों, युवाला कह देंगे। फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्तों इसका। अब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों कंदरा या केवर्न्स, ठीक है। केवर्न्स क्या होते हैं इनको समझ लीजिए। देखिए गुफा और केवर्न्स में अंतर है थोड़ा सा। कंदरा और गुफा में क्या अंतर होता है, देखिए गुफा जो होती है वो किसी चट्टान या पहाड़ में होती है, चट्टान के नीचे एक रिक्त स्थान होता है। देखिए कोई चट्टान है मेरे दोस्तों, ये चट्टान है और इसके अंदर एक रिक्त स्थान है, ठीक है, जिसमें जाने का कोई छोटा सा रास्ता हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ये चट्टान है मेरे दोस्तों, बहुत बड़ी चट्टान है, इसी के नीचे एक रिक्त स्थान है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसको हम गुफा बोल देते हैं, ठीक है। उसमें ना ही पानी बरस रहा है ना ही कोई चीज बरस रही है। लेकिन देखिए कंदरा में क्या होता है, घुलन क्रिया व अपघर्षण। देखिए कहीं से पानी रिस चुका है और पानी रिस चुका है इस चट्टान में, ठीक है, रिसने के बाद जैसे जैसे पानी नीचे जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या होता है, घुलन क्रिया व अपघर्षण से ऊपरी सतह के नीचे एक रिक्त स्थान बन जाता है, ठीक है। जो ऊपरी सतह है इसके नीचे क्या बन गया, ये सब रिक्त स्थान बन गया है, ये इतना रिक्त स्थान बन गया मान लीजिए, ठीक है। मैं इसको एक स्ट्रक्चर दे दूं चलिए कि एक रिक्त स्थान बन गया है, ये चट्टान है पूरी, ठीक है, ये पूरी चट्टान है मेरे दोस्तों बहुत बड़ी, और इसके नीचे क्या है, एक रिक्त स्थान है, ये एक क्या बन गया है, रिक्त स्थान बन गया, ठीक है। अब क्या हुआ है कि जैसे जैसे छत के सहारे चूने का जमाव स्टेलेक्टाइट कहलाता है। देखिए स्टेलेक्टाइट, जैसे मान लीजिए यहां से पानी रिस रहा है, रिसने के बाद जो ये चट्टान क्या है, चूना पत्थर की हो सकती है, डोलोमाइट हो सकती है, मान लीजिए चूना पत्थर की है, चूना पत्थर की है, तो मेरे दोस्तों छत के सहारे जब वो रिस रहा है, रिसने के बाद क्या हुआ, जो चूना है मेरे दोस्तों वो यहाँ पर छत के सहारे जम गया है, ठीक है। छत के सहारे चूने का जमाव जो हो गया है उसे स्टेलेक्टाइट कहते हैं। ये जल की वजह से हुआ है, क्योंकि जल यहाँ से रिस रहा है, ऊपर से रिसने के बाद उसके जरिए क्या आ रहा है, चूना आ रहा है, और चूना आ रहा है तो कहाँ जम रहा है, छत पर जम रहा है इस कंदरा की, तो इसको क्या कहेंगे मेरे दोस्तों, स्टेलेक्टाइट कहेंगे, स्टेलेक्टाइट कहेंगे, समझ लीजिए। और कंदरा के फर्श पर चूने का जमाव स्टेलेग्माइट कहलाता है। देखिए पानी टपकता है नीचे, रिसाव हो रहा है, ठीक है, और रिसाव होने के बाद पानी नीचे टपक रहा है ये, और जब यहाँ पर पानी टपक रहा है तो वो चूना साथ में लेके आ रहा है, क्योंकि ये चूना की चट्टान है, ठीक है। और जब चूने की चट्टान है ये लेके आ रहा है तो यहाँ पर एक जो है संरचना बन जाएगी, ठीक है, उंगली जैसी ऊपर की ओर, या मान लीजिए एक खंबे जैसी रचना बनेगी छोटी सी, ठीक है। और ये जो चूना नीचे फर्श पर जम गया है, किसके, कंदरा के फर्श पर जम गया है, या फिर ये धरातल पर जम गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, चूने का जमाव, इसको कहेंगे स्टेलेग्माइट। देखिए स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट, ठीक है, स्टेलेक्टाइट ऊपर छत पर कंदरा की, और स्टेलेग्माइट कहाँ जमेगा, कौन सी स्ट्रक्चर कहलाएगी, वो कहलाएगी जो फर्श पर है या धरातल पर, किसके, कंदरा के धरातल पर। और दोनों के मिल जाने से कंदरा स्तंभ बनता है, जिसको हम कैवर्न्स कहते हैं, ठीक है। अब कंदरा स्तंभ, कैवर्न्स पिलर्स कहते हैं उसको हम, दोनों अगर मिल जाएं, समझ लीजिए, मान लीजिए यहां पर क्या हुआ, पहले ऊपर जमा, ठीक है मेरे दोस्तों, चूना, पानी टपक रहा है लगातार, ऊपर चूना जमा, समझ लिए, ये बढ़ता चली जा रही है स्ट्रक्चर, और नीचे ही टपक भी रहा है पानी, और ये स्ट्रक्चर नीचे बनती जा रही है, ठीक है, ये नीचे बनती जा रही है। देखिए स्टेलेक्टाइट ऊपर बना है, नीचे स्टेलेग्माइट बना है, अब ये लगातार पानी टपक रहा है, ये दोनों ही स्ट्रक्चर बढ़ती चली जा रही हैं और बढ़ती चली जा रही है मेरे दोस्तों, और एक समय ऐसा आए कि ये दोनों मिल जाएंगी और एक खंबे जैसी रचना बना लेंगी, ठीक है। और जब ये खंबे जैसी रचना बना लेंगी तो हम इसको कह देंगे, दोनों के मिल जाने से क्या बन जाएगा, कंदरा स्तंभ या कैवर्न्स पिलर्स बन जाएगा, कैवर्न्स पिलर्स बन जाएगा, ठीक है। तो कंदरा स्तंभ, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट आप समझ चुके होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखिए हम बात करते हैं अंधी घाटी या ब्लाइंड वैली, बहुत इंपॉर्टेंट है अंधी घाटी या ब्लाइंड वैली। पहली बात तो आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये बताइए कि भूमिगत जल या अंडर वाटर ग्राउंड, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर द्वारा बनने वाली संरचना कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो देखिए लेपीज हो गई, घोलरंध्र हो गया, कंदरा हो गई, अंधी घाटी हो गई, ब्लाइंड वैली हो गई, और मेरे दोस्तों टेरा रोसा हो गया और हम्स हो गया। टेरा रोसा संरचना हो गई और एक हम्स हो गई। तो अब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों अंधी घाटी या ब्लाइंड वैली में क्या होता है। देखिए मैं समझा दूं, मान लीजिए ये कहीं उद्गम है, किसी नदी का यहां से उद्गम हो रहा है, कोई भी जगह हो सकती है धरातल पर, ठीक है, भूपटल पर कोई भी जगह हो सकती है, चाहे पहाड़ हो सकते हैं ये जहां से निकल रही है नदी, या फिर मान लीजिए पठार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वहां से नदी निकल रही है। नदी निकल गई मेरे दोस्तों और आगे बढ़ी है, और जब आगे बढ़ी है तो क्या हुआ मेरे दोस्तों, समझते रहिए। जब आगे बढ़ी है तो उसको चूने पत्थर की चट्टानें मिली हैं, और चूना पत्थर की चट्टानें मिली है मेरे दोस्तों, तो फिर क्या हुआ मेरे दोस्तों, बिलियन रंध्र। देखिए मेरे दोस्तों बिलियन रंध्र मैंने बताया घोल रंध्र से बड़े होते हैं बिलियन रंध्र, ठीक। जो बिलियन रंध्र बड़े होते हैं उन्हीं को हम जो घोल रंध्र बड़े होते हैं उन्हीं को हम बिलियन रंध्र बोलते हैं। अब ये बिलियन रंध्र मान लीजिए यहाँ पर आ गए हैं, मिल गए हैं इसको नदी को, या फिर ये समझ लीजिए बिलियन रंध्र बन चुके हैं। अब पानी जो है यहाँ से जाना शुरू हो गया बिलियन रंध्र में, धीरे धीरे बिलियन रंध्र भी घुल गए, और मेरे दोस्तों क्या हुआ, ये चूना पत्थर की चट्टानें हैं, ठीक है, और यहाँ पर चूना पत्थर की प्रधानता है। अब यहाँ से क्या हुआ मेरे दोस्तों, यहाँ ना बहकर अब जो है मेरे दोस्तों ये जो पानी है, जो नदी का पानी है या जल है, वो यहाँ नहीं बहकर अंडर वाटर बह रहा है, मतलब अंडरग्राउंड बह रहा है, ठीक है, अंडरग्राउंड बह रहा है, और यहाँ पर घाटी क्या है आगे सूख गई है। अब धीरे धीरे क्या होगा, देखिए पानी यहां से बह रहा है, क्योंकि क्या मिल गए इसको, बिलियन रंध्र मिल चुके हैं, ठीक है, घोल रंध्र का बड़ा रूप बिलियन रंध्र होता है। अब नदी का पानी सीधा जमीन में जा रहा है, और जाने के बाद वो सीधे कहां बह रहा है, केवल अंडरग्राउंड बह रहा है, ठीक है, अंडरग्राउंड बह रहा है, अंडरग्राउंड वाटर बह रहा है। और ये वाली जो स्ट्रक्चर है मेरे दोस्तों ये सब सूख चुकी है आगे की घाटी, लेकिन पिछली वाली घाटी जो है मेरे दोस्तों, जैसे जैसे पानी जब जाएगा इसका घुलन होगा, मतलब इसका जो है घुलना शुरू होगा, और जब पूरी तरीके से घुल जाएंगी स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी मेरे दोस्तों, घाटी बन जाएगी। और ये घाटी किसकी ओर बढ़ती चली जाती है, जहाँ उद्गम हुआ है, समझते रहिए, जहाँ से नदी का उद्गम हुआ है वहाँ की ओर, पीछे की ओर बढ़ना शुरू हो जाती है ये घाटी, ठीक है। और एक क्या बन जाएगी मेरे दोस्तों, ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। देखिए ये स्ट्रक्चर बन गई एक, और पानी कहाँ गिर रहा है, यहाँ सीधे नीचे गिर रहा है, और ये क्या बन गई, ये घाटी बन गई मेरे दोस्तों। और इसी घाटी को, ठीक है, जो कि घोल रंध्रों के कारण, बिलियन रंध्रों के कारण बनती है, ठीक है, और जो जिसमें कि पानी जो है मेरे दोस्तों केवल अंडरग्राउंड बहता है, और आगे की घाटी सूखी होती है, तो पीछे वाली जो घाटी बनती है मेरे दोस्तों, ठीक है, जो बिलियन रंध्रों के जो है मेरे दोस्तों, बिलियन रंध्रों के और घोल रंध्रों के खत्म होने से या घुलने से बनती है वो घाटी, वो हम कहते हैं ब्लाइंड वैली, ठीक है, उसको हम अंधी घाटी बोलते हैं। तो अगर हम बात करें अंधी घाटी कौन सी होगी, ये वाली होगी, और ये कहाँ की ओर बढ़ती चली जाती है, ये पीछे की ओर बढ़ती है, और कहाँ की ओर, जहाँ नदी का उद्गम हुआ है उसकी तरफ पीछे की ओर बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये जो है घोल रंध्र सब घुल जाते हैं मेरे दोस्तों, बिलियन रंध्र सब घुल जाते हैं पानी में, और ये गहराई इसकी बढ़ती चली जाती है, और चौड़ाई भी बढ़ती चली जाती है, लंबाई भी बढ़ती चली जाती है, और इस तरीके से ये घाटी बन जाती है। इसी को हम अंधी घाटी या ब्लाइंड वैली कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, अब आगे पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों हम टेरा रोसा और हम्स को। तो आइए मेरे दोस्तों टेरा रोसा और हम्स को पढ़ लेते हैं। मेरे दोस्तों टेरा रोसा भी क्या है, एक अंडरग्राउंड जो वाटर होता है जिसको भूमिगत जल बोलते हैं, उसी के द्वारा जो है ये संरचना बनती है टेरा रोसा। इसमें क्या होता है आइए समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई ये चट्टान है मेरे दोस्तों, ठीक है, और जब ये चट्टान है तो क्या हुआ, इसके जो बहुत सारे अंश हैं वो घुलकर, जितने भी अंश हैं बहुत सारे, मतलब बहुत सारे अंश होते हैं, किसी चट्टान में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, लेकिन बहुत से जो हैं घुलकर क्या हो जाते हैं, वो जमीन में नीचे चले जाते हैं, क्योंकि पानी, ठीक है, किसी भी जरिए से आ सकता है। आप समझ लीजिए या तो नदी के जरिए आएगा, या बरसात के जरिए आएगा, या समुद्र के जरिए आएगा, ठीक है।
अब पानी जब आया है तो मेरे दोस्तों उसने क्या किया, इस चट्टान को घोलना शुरू किया। इसके जो कुछ खनिज हैं, ठीक है, कुछ पदार्थ हैं, वो घोल दिए गए और घुलने के बाद कहाँ चले गए, जमीन में अंदर चले गए। तो ऊपर की एक, ठीक है, मिट्टी की एक परत का विकास होता है, ठीक है, जिसे टेरा रोसा कहते हैं। अब समझ लीजिए, तो एक नई प्रकार की एक परत का विकास होगा ऊपर, और इसी को हम क्या कहेंगे, टेरा रोसा कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे खनिज, इसमें से बहुत से खनिज और तत्व जो हैं घुलकर कहाँ पहुँच गए हैं, वो ज़मीन में पहुँच गए हैं मेरे दोस्तों। तो एक प्रकार की एक परत बन जाएगी और इसी परत को हम क्या कहेंगे, टेरा रोसा कहेंगे। और इससे क्या होता है मेरे दोस्तों, लाल मृदा का विकास होता है। तो ठीक है, किसका विकास होता है, लाल मृदा का विकास होता है, क्योंकि इसमें मेरे दोस्तों आयरन की मात्रा अधिक होती है। आयरन ज़्यादा नहीं घुल पाता, देखिए कैल्शियम भी घुल जाता है, अनेक प्रकार के तत्व घुल जाते हैं, लेकिन जो है मेरे दोस्तों इसमें क्या होता है ठीक है, इसमें जो है लोहा नहीं घुल पाता है और लोहे की मात्रा अधिक रहती है, इसलिए इसका रंग लाल होता है। और लाल मृदा, इसको लैटराइट मृदा भी बोलते हैं कहीं कहीं, ठीक है। तो लाल मृदा का विकास इसी तरीके से होता है। और जो ये परत बनी मेरे दोस्तों, इसको हम क्या कहेंगे, टेरा रोसा कहेंगे। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे दोस्तों। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं हम्स, हम्स क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। देखिए हम्स में क्या होता है, समझते रहिए। हम्स, देखिए चूना पत्थर प्रदेशों में जब अधिकांश चट्टानें घुल जाती हैं, देखिए पहले इसको पढ़ लीजिए, हम्स क्या होता है। चूना पत्थर प्रदेशों में जब अधिकांश चट्टानें घुल जाती हैं, इसकी तुलना संप्राय मैदान से कर सकते हैं। अब पहले आपको समझना होगा संप्राय मैदान क्या होता है। देखिए मेरे दोस्तों, जब कोई नदी बहती है, ठीक है, मैदान में अगर बहती है नदी तो क्या करती है, जैसे ये नदी बह रही है मेरे दोस्तों, समझ लीजिए नदी बह रही है, बहती है तो क्या होता है, कभी कभी नदी में पानी की मात्रा या बाढ़ आती है तो इस तरीके से वो कभी इधर को अवसाद छोड़ देगी, कभी इधर को अवसाद छोड़ देगी, इस तरीके से, ठीक है। और ऊंचे नीचे, हल्के ऊंचे नीचे चट्टानें, ठीक है, ऊंचे नीचे टीले दिखाई देंगे आसपास नदी के, ठीक है। और इसी को हम क्या कहेंगे, ऊंचे नीचे जो टीले से दिखाई दे रहे हैं मेरे दोस्तों, ठीक है, और एक मैदान बन जाता है और इसमें कहीं ऊंचा है हल्का, कहीं नीचा है, तो इस प्रकार के मैदान को हम बोल देते हैं संप्राय मैदान या पेन प्लेन। ठीक, पेन प्लेन बोलते हैं इसको, संप्राय मैदान बोलते हैं। अब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों हम्स। अब हम्स कैसे बनते हैं, बात संप्राय मैदान की तुलना, इसकी जो तुलना की गई संप्राय मैदान से कैसे की गई है, देखिए अब हम समझते हैं। जैसे चट्टान थी मेरे दोस्तों, जब चट्टान थी, इस पर पानी आया, ठीक है, चाहे किसी भी जरिए से आया हो पानी, आने के बाद उसमें क्या किया, कहीं घोल दिया इसको, ठीक है, कहीं इस पर थोड़ी सी जो है ढलान आ गया, कहीं पर जो है मेरे दोस्तों ये नीचा हो गया, कहीं पर ऊंचा हो गया, ठीक है। और इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन गई इस चट्टान पर, ठीक है। हुआ क्या कि पानी जैसे ही आया, कहीं जो है धस गई है जमीन, धसी हुई सी लग रही है, कहीं पर उठी हुई सी लग रही है। हुआ क्या है कि यहाँ पर जो है मेरे दोस्तों घुलन हो गया है, ये चट्टान घुल गई है, ठीक है, कटान हो गया, ये समझ लीजिए, पानी की वजह से घुल गई है चट्टानें, ठीक है। कहीं कहीं पर क्या होता है, कठोर चट्टानों के अवशिष्ट अंश, बाकी चट्टानें घुल गई हैं और कहीं कहीं पर क्या हुआ, कठोर चट्टानों के अवशिष्ट अंश मिल रहे हैं हमको ये, ठीक है, ये सब अंश हैं दूर दूर, ठीक है। अब ये अंश जो मिल रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, फ्रांस व यूगोस्लाविया में हम्स बोलते हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, हम्स बोलते हैं। प्यूटोरिको एवं मध्य अमेरिकी देशों में हेस्टेक बोलते हैं, ठीक है, प्यूटोरिको एवं मध्य अमेरिकी देशों में हेस्टेक बोलते हैं, और क्यूबा में मोगोट्स बोलते हैं, ठीक है। हम्स की बात चल रही है, कहीं पर इसको जो है मेरे दोस्तों हम्स बोलते हैं इन चट्टानों को, और कहीं पर मेरे दोस्तों फ्रांस व यूगोस्लाविया में क्या बोलते हैं, हम्स। प्यूटोरिको एवं मध्य अमेरिकी देशों में क्या बोलते हैं, हेस्टेक बोलते हैं, और क्यूबा में क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, मोगोट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने पढ़ लिया मेरे दोस्तों, अंडरग्राउंड वाटर द्वारा या फिर भूमिगत जल द्वारा निर्मित संरचनाएं सारी पढ़ ली हैं मेरे दोस्तों। अब हम पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में समुद्र द्वारा निर्मित संरचनाएं कौन कौन सी हैं, उनको जानने वाले हैं मेरे दोस्तों। तो अगली क्लास ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को यहीं समाप्त करता हूं मेरे दोस्तों। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
आप चिंता मत कीजिए, भूगोल को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। चिंता मत कीजिए, आप किसी भी एग्जाम में बैठिए मेरे दोस्तों, आप निश्चित ही सफलता पाएंगे। भूगोल के क्वेश्चन शायद ही आपसे बच पाएं, मेरा ये वादा है आपसे। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और इसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें मेरे दोस्तों।